नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं है। बगैर परेशानी के इसके बारे में बता दीजिए। जो जो बच्चे क्लास में आए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास की जो टाइमिंग है वो वापस से उसी समय पर कर दी गई है जब तथास्तु को शुरू किया गया था। ये बिल्कुल उसी प्रकार से की गई है कि जब आपका यूपीएसआई बनने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका फाइनल ट्रांसफर होगा, मतलब जो अंतिम ट्रांसफर आपका होगा जिसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे, तो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा जहां से आप अपॉइंट होंगे। तो भाई मजेदार तरीके से बहुत बढ़िया लेवल पर आपकी चीजों को स्टार्ट किया जा रहा है। फटाफट बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। ठीक है, चलो। हाँ भाई, सारी ही चीजें मैं आपको कराने वाला हूं। तथास्तु बैच की पॉलिटी जीडी तक कंप्लीट करवा देना बेटा। पॉलिटी जीडी तक छोड़िए, मतलब सबसे पहले वो हो जाएगी। वो मुश्किल से मुश्किल 10 क्लासेस और लगेंगी, तथास्तु में कंप्लीट हो जाएगी। क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन होंगे जो आपकी रूह कपा देंगे। लेवल ऐसा कि भाई ये समझ लेना कि आप हिल जाओगे क्वेश्चंस का लेवल देख के। अगर आज की क्लास के अंदर जैसे मैं टोटल सवाल जो कराने वाला हूं वो टॉप 50 क्वेश्चंस मैं यहां पे कराने वाला हूं, टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर इन टॉप 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर पाए, टॉप 50 में से बेटा अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर पाए, आप अपने आप को बहुत बलशाली समझना। 30 क्वेश्चन भी आज की डेट में करना बहुत मुश्किल आपके लिए पड़ जाएगा, याद रखना इसके बारे में। आपकी दिक्कतें आपको क्रिएट हो जाएंगी, सेट तरीके से दिक्कतें आपको क्रिएट हो जाएंगी। फटाफट बताओ अगर तैयार हो तो क्या आप रेडी हैं? सर मीटर खींच दूं? ले भाई से भर खींच देते हैं मीटर। एक बच्चा जो एनटीपीसी की क्लासेस का पूछ रहा है, एनटीपीसी की क्लासेस बेटा परसों से नहीं, कल से शुरू हो रही है एनटीपीसी की क्लासेस रात में। ठीक है, याद रखना कल से शुरू हो रही है। हल्का सा किसी काम में व्यस्त हो गए थे, इस वजह से नहीं हो पाई थी। परसों से शुरू हो रही है। नमस्ते ले लो भाई साहब, शगुन की नमस्ते ले लिया भाई, लाड लेके आलते रे। नितिन भाई सा के हैं, सब चल रहा है ठीक से? चल फिर लीजिए इकोनॉमिक्स के बेस्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इंट्रो इसका दे देता हूं। यह विजय भाई सीरीज है, विजयी भव सीरीज है, विजयी भव सीरीज आपको यह देखने को मिल रही है। इसका काम था कि टोटल रिवीजन आपको करा देना था, टोटल रिवीजन आपको करा देना था, यही विजयी भव सीरीज का काम था। इसके अंदर टोटल 30 वीडियोस के लिए मैंने बोला था, जिसके अंदर पॉलिटी मैं कवर करा चुका हूं, हिस्ट्री में कवर करा चुका हूं, ज्योग्राफी के बेस्ट क्वेश्चन करा चुका हूं। पूरी कवर नहीं हुई है, केवल इसके बेस्ट क्वेश्चन हो गए हैं। इकोनॉमिक्स के भी आज मैं खाली बेस्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूं। पूरी कवर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा पूरी कवर कैसे होगी, उसके लिए भी पूरा इंतजाम है। इसके बाद आपको जो बचता है यूपीजी के, वो आपकी चल रही है। इसकी वीडियोस अब रेगुलर हो जाएंगी, रेगुलर वीडियोस जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग ना मेरे पे ये आरोप मत लगाया करो कि सर आप रेगुलर नहीं कराते। बेटा जितना मैं कर रहा हूं ना, ठीक है, जिस दिन आपको पता लगेगी कि जी सर इतना करते थे, तो तुम्हारी खुद की रूह कांप जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, वो भी आपका होगा, स्टैटिक है, वो भी आपका साथ के साथ इसमें कवर होगा ही होगा। साइंस के लिए मैं कुछ और इंतजाम कर रहा हूं, साइंस के लिए इंतजाम चल रहा है, इसका इंतजाम बाकी है, इंतजाम इसका बाकी है। और बची मूल विधि ऑलरेडी आपकी डन है। मूल विधि ऑलरेडी मैंने चैनल पर कराई हुई है, मूल विधि ऑलरेडी ऑन चैनल आपको देखने को मिल जाएगी, ऑलरेडी ऑन चैनल, ऑलरेडी और चैनल आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी हम चर्चा करते हैं इन सब के बारे में। अगर आप तैयार हैं तो फटाफट बताइए। ठीक है, बीएनएस की क्लासेस आपकी परसों से शुरू होंगी 1 तारीख से। मैं आपको बता दूं ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में 30 क्लासेस देने का वादा किया गया था। आज आपकी जो क्लास नंबर है वो 23वें नंबर की क्लास आपको यहां देखने को मिल रही है। इसके बाद बची हुई जो क्लासेस होंगी वो भी इसी स्तर पर आती रहेंगी। रेडी हैं? खुल के खेलें? चलो जी स्टार्ट करते हैं। लीजिए सवाल आपके समक्ष है, यह पहला ही सवाल आपके सामने फेंका है। सवाल टफ रहेंगे थोड़े से, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि हम जाने जाते हैं अच्छे सवालों के लिए। भारत सरकार ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को के 51% शेयर स्टेरलाइन इंडस्ट्रीज को, इंडिया को बेच दिए हैं। किसको बेच दिए हैं सर जी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डी इन्वेस्ट 51% ऑफ शेयर भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड टू स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज नाउ वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड को जो इसके शेयर बेचे गए हैं वो किस वर्ष में इसके शेयर बेचे गए हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट तरीके से मुझे बताइए क्या कुछ इसके अंतर्गत चीजें होंगी। ठीक है, चलो 551.5 करोड़ में बेचे थे, 551.5 करोड़ में बेचे थे, मुझे याद है 551.5 करोड़ में इतने हिस्से बेचे थे। अगर मैं बाल्को की बात बताऊं, 1965 में इसकी स्थापना होती है, 1965 में बाल्को की स्थापना होती है। ठीक है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना बगैर परेशानी के इसके बारे में याद रखना। ठीक है, याद रखना जो यह हमारे यहाँ एल्युमिनियम उत्पादन में सबसे ज्यादा फेमस था,
एल्युमिनियम उत्पादन में ये सबसे ज्यादा फेमस था। लेकिन अगर हम बात करते हैं यह कब हुआ सर, 2001 में यह हुआ था, 2001 में हुआ था। वर्तमान में जो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है ये वेदांता ग्रुप का हिस्सा है, ये वेदांता ग्रुप का हिस्सा आपका है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। लीजिए अगला सवाल ये रहा, भारत में माल परिवहन के लिए हवाई परिवहन कम लोकप्रिय क्यों है? Why is air transport less popular for freight movement in India? बताओ सर, जो हम हवाई जहाजों के अंदर बहुत कम ही सामान क्यों लेकर जाते हैं? ऐसा आखिरकार क्यों है कि हम इसमें बहुत कम सामान लेकर जाते हैं? क्या स्क्रीन का कलर डार्क लग रहा है? नमस्ते भाई धर्म सिंह, क्या स्क्रीन का कलर डार्क लग रहा है? एक बार बताना, क्या स्क्रीन का कलर आपको डार्क लग रहा है? ठीक है, देखो इसमें सिर्फ सोचने वाली बात है। देखो अगर मैं बात बताऊं, जो आपका माल परिवहन अगर हवाई परिवहन से लेके जाते हो, तीव्र तो होता है, जल्दी तो माल पहुंचा देता है, लेकिन माल जल्दी पहुंचाना सब कुछ नहीं होता। ये किफायती नहीं है, ये किफायती नहीं है, फायदेमंद नहीं है। इस वजह से हम इसके साथ नहीं जा सकते। इसके संचालन के न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज एक्सपेंसिव एंड आइडल ओनली फॉर लाइट हाई वैल्यू गुड्स। क्योंकि जल्दी पहुंचाना है तो हाई वैल्यू गुड्स के लिए ही ये ठीक है, महंगा बहुत पड़ता है, इस वजह से हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर इसके लिए मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। बेटा मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो रेलवे में भी पड़ती है, उसकी जरूरत तो रेलवे में भी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ये तो समझो। अगला सवाल ये रहा, भारत ने अपना विद्युत अवसंरचना को बढ़ाने के और 458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ यूएस डॉलर 109 बिलियन की एक व्यापक योजना का अनावरण किया है। यह किस वर्ष तक आपको देखने को मिल जाएगा, कि कब तक आपका यह हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। ठीक है, चलो मतलब भारत कब तक, भारत किस वर्ष तक 458 गीगावाट की जो विद्युत अवसंरचना है इसको बना लेगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा कि हम 458 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा सर, 2034 तक ऐसा होगा कि ये 458 गीगावाट की अनुमानित जो बिजली है प्रोड्यूस कर देगा। इतनी बिजली वो अनुमानित तौर पर प्रोड्यूस कर देगा। 2034 तक हमने ऐसा सोचा, नहीं सॉरी 2032 तक सोचा था, 34 नहीं सोचा था, आई एम सॉरी, 458 की वजह से 4 की वजह से हो गया। 2032 तक हमने सोचा है कि हम अपने इंफ्रा को इतना डेवलप कर लेंगे। 2032 तक हमने सोचा है कि हम इसके अंदर डेवलपमेंट ले आएंगे, चीजों को इस लेवल तक हम कर देंगे। ठीक है, चलो अगर हम बात बताऊं अभी तक कितनी हो चुकी है, 2025 तक कितनी हो चुकी है, टिल 2025 टिल हम कितना पहुंच चुके हैं, टिल 2025 हम बात करते हैं, हम 425 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं। 425 गीगावाट तक हम पहुंच चुके हैं, इस बारे में थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट और रोगों जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल हानि से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस मौसम में शुरू किया गया था? यह निम्नलिखित में से किस मौसम में शुरू किया गया है? जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है इसको किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट और रोगों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल हानि से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस मौसम में इसको शुरू किया गया है? फटाफट बताओ, यह किस मौसम में शुरू हुई है? किस मौसम में शुरू हुई है? सर लेवल है बेटा, मैं तो जानता ही हूं कि लेवल है तो ये जो आपका बीमा योजना है यह किस वर्ष में शुरू हुई है, इसके बारे में आप बताएंगे कब शुरुआत हुई है। ठीक है, चलो इसको बोला जाता है NAIS, इसको बोला जाता है NAIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, NAIS बोला जाता है। ये राबी के लिए 1999 सन 2000 में शुरू हुई थी। राबी के लिए 1999 सन 2000 में आपको ये शुरू हो जाएगी। इसके बारे में तगड़े तरीके से याद रखना बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलिए बट क्या यह वर्तमान में कार्यरत है? वर्तमान में नहीं चलती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है, वर्तमान में नहीं चलती। अगर हम बात करते हैं NAIS अब नहीं चलती क्योंकि 2016 में इसको समाप्त कर दिया गया। 2016 में यह ट्रांसफर होकर क्या बन चुकी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको देखने को मिलेगी। अब ये शुरू तो 1999 में हुई थी, बट अभी फिलहाल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 2016 के बाद से। अगला सवाल, मिशन अंत्योदय जो संसाधनों के अनुकूलम उपयोग और प्रबंधन को लाने के उद्देश्य से एक अभिसरण और जवाबदेही ढांचा है, निम्नलिखित में से किस बजट सत्र में अपनाया गया था? मिशन अंत्योदय आपका कब अपनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे, कब इसको अपनाया गया था? ठीक है, चलो देखो वैसे तो इसका जो काम था वो ये था कि मनरेगा को प्रतिस्थापित कर देंगे। इसका काम ये था कि मनरेगा को जब हम प्रतिस्थापित करेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना है, इन सबको प्रतिस्थापित करने की बात की गई थी। बट ये फ्लॉप हो गई
यह योजना बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यह योजना कब चली है, तो आप बताना सर यह केंद्रीय बजट 18-19 के अंदर प्रस्तुत की गई थी। जो हमारा यूनियन बजट 18 और 19 के बीच में आता है, तभी आपकी अंत्योदय योजना जो है आपको नहीं 17 सॉरी अरे यार क्या हुआ, 17-18 के अंदर आपको देखने को मिली थी। 17-18, 16-17 में मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि रेल बजट को उसमें डिफरेंशिएट किया गया था। इसमें करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 17 और 18। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा याद रखेंगे इस बारे में। जोरदार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से आई है। यह अंत्योदय आपकी इस तरीके से आई है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM, जिसको बोला जाता है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये एक्ट करता है फिजिकल डेफिसिट और पब्लिक डेब्ट को। What was the physical deficit target under FRBM अंडर 2008 और 2009? बहुत सारे बच्चों को कहना होगा कि सर क्वेश्चन तो टफ है बट ये पुराने हैं, इनको लाने का मतलब क्या था। मैं आपको बता दूं, ये सवाल NTPC ग्रेजुएट लेवल में आया था, ग्रेजुएट लेवल में आया था। और जो कंपनी ने NTPC ग्रेजुएट लेवल को क्वेश्चन दिए थे, सेम कंपनी से यूपी भी क्वेश्चन लेके आने वाला है। इनसे यूपी भी क्वेश्चन यहीं से लेके आना है। फटाफट बताइए। देखो बात क्या हुई है, 2008 की बात थी, एनके सिंह समिति बनी थी। एनके सिंह समिति बनी थी, एनके सिंह समिति बनी थी। और एनके सिंह समिति का कहना था, एनके सिंह समिति का कहना था कि भाई कॉन्सेप्ट तो हम कर देंगे क्लियर आपके, लेकिन हमें 3% इसमें चाहिएगा। ठीक है, चलो 3% जीडीपी का इसमें हमें चाहिएगा, तब जाके हम इस मैटर को क्लियर कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगा था, तो मैं हंसी ठिठोली करूंगा यहां पर? तुम्हें क्या लगा था ये यूपीएसआई की क्लास है? तुम्हें सच में लगा था कि मैं यूपी कांस्टेबल के सवाल लेके आऊंगा? मेरे पे वो काम नहीं होता जो सेम चीज रिपीटेटिव तरीके से पढ़ा पाऊं ना जी ना। कॉन्सेप्ट है, अच्छे कॉन्सेप्ट है, भौकाल मचाते हैं तो ही आपको पढ़ाते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला सवाल है, दलहन पर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम SFPP, स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑन पल्सेस, ये इंप्लीमेंटेड हुआ है किस वर्ष में? ये इंप्लीमेंटेड हुआ है किस वर्ष के अंदर? आप देखेंगे कि यह इंप्लीमेंटेड आपको देखने को मिल जाएगा। 1988 और 1989 में इसको इंप्लीमेंटेड किया गया था। उस समय पीएम आपको देखने को मिलते हैं। पीएम आपके कौन थे? जो आपके राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी के समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका प्रोग्राम आया था जिसको कहते हैं SFPP ऑन पल्सेस। SFPP आया था जो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। सर यूपी पुलिस वाले जाएंगे? अरे रहना तो तुम्हें भी है। ये क्या बात हुई कि तुम चले जाओगे? क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन में तुक्के भी तुम्हारे गलत लगेंगे आज। चलो आगे हम बात करते हैं। सरकार औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी के लिए 8 मुख्य उद्योगों के प्रदर्शन पर नजर रखती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में मुख्य उद्योग का लगभग कितना भार होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? अगर हम अपनी कोर इंडस्ट्रीज की बात करें, 8 हमारी कोर इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, तो जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है इसमें कितना परसेंट कोर इंडस्ट्रीज से आपको देखने को मिलता है? कोयला हुआ, कच्चा तेल हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, बिजली हुआ। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, ये आपके 8 उद्योग होते हैं। ये कितने उद्योग होते हैं? 8 उद्योग होते हैं जो हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज आपकी होती हैं। ठीक है, नोट भी कर लेना। ठीक है, वीडियो पीछे करके आराम से नोट भी कर सकते हैं। अगर पूछते हैं इसका 40% जो होता है वो हमारे इंडेक्स में आता है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होता है। ये सवाल बच्चे सही कर पाए हैं तो राजी हो रहे हैं। आगे बढ़ो। नई मुक्त व्यापार समझौता FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का जो बायलेटरल तय हुआ है वो अभी रिसेंटली तय हुआ है 2025 के अंदर। तो वह कितना तय हुआ है उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि आपका तय कितना हुआ है, इसके बारे में बताइए। 2022 से शुरुआत हुई है, 2022 से शुरू हुआ था, 2022 से शुरू हुआ था, याद रखना। और यह कितना तय किया गया है? अभी 2026 जनवरी के महीने में फ्रांस के साथ इसको कितना कर दिया गया है? फ्रांस के साथ कितना कर दिया गया है? और इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपको दोनों ही केसेस में डी में 15% है और फ्रांस के लिए 12 से लेके 15% रखा गया है। आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में ही मैंने इसका जिक्र भी किया था। ठीक है, चलो याद रखेंगे, तगड़े तरीके से याद रखना। अगला सवाल है IKEA which received the government approval for its 10,500 करोड़ FDI proposal in 2013 to set up 10 store with allied infrastructure over 10 years। ये कहां की कंपनी है? IKEA। आपने कंपनी देखी होगी, IKEA नाम की कंपनी आपने जरूर देखी होगी। तो पूछा जा रहा है कहां की कंपनी है?
आई की ए कहां की कंपनी है, पूछा जाएगा आपसे, बहुत बार पूछा जाएगा कि आई की ई ए कहां की कंपनी है, फटाफट बताओ। आई की ई ए कहां की कंपनी है, इसके बारे में बताओ। जियो बात है दादा। दिस इज स्वेडिश कंपनी, दिस इज स्वेडिश कंपनी। बहुत लोगों को लगता है कि ये अमेरिकन कंपनी है या चाइनीज है, कि यही आ सकते हैं, स्वीडन के लोग नहीं आएंगे क्या है। आई की ई ए। आगे बढ़िए। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके द्वारा किए गए आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा है। इसने जो वर्गीकरण किया है यह किस आधार पर और कब किया है, वर्गीकरण के बारे में पूछा जा रहा है, किस आधार पर किया है और कब किया है। मुझे इतना पता है कि इसने नेशनल लेवल पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया था, 1998 में किया था। ठीक है, चलो मैंने पूछा, मैंने बताया नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन किया गया है इसके द्वारा, 1998 में किया गया था। यही सीएसओ के द्वारा किया गया है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़िए। लीजिए, निम्नलिखित में से किसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 2010 से 11 के 2014 से 15 तक 5 साल की अवधि में 2.31 लाख करोड़ की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया था, किस चीज के लिए। देखो याद रखना, मैं हिंट देता हूं इसके लिए, इसको 1995 में शुरू किया गया। हिंट क्या है, 1995 में शुरू किया गया प्रोग्राम है, शुरू किया गया प्रोग्राम है। ठीक है, एक और हिंट दे देता हूं, ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेट करता है। बताइए, एजुकेशन सेक्टर से रिलेट करता है। अब तो आसान सवाल कर दिया, हिंट भी दे दी अब तो। आयुष्मान भारत स्कीम 2018 ये नहीं हो सकता। सर्व शिक्षा अभियान है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। तो करेक्ट आंसर के तौर पर आप बताइए। एक गलती हो गई है मुझसे, हिंट देने में गलती हो गई है, हिंट गलत है, हिंट गलत मैंने दे दी है, मुझे बाद में याद आया 2.31 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। दूसरी हिंट है, हिंट गलत हो गई है। अब हिंट ये है कि 2009 में इसको शुरू किया, 2009 में ये पारित हुआ है। अब तो बता दो बेवकूफो। बेटा सर्व शिक्षा अभियान होता पहले इस वाले हिंट के अकॉर्डिंग, पर मैंने बता दिया हिंट गलत है, हिंट 2009 है। इसका मतलब है राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर ये रहा। सूचना का अधिकार 2005 में आया था, जिसके थ्रू आपका आरटीआई एक्ट आता है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे जो आरटीआई एक्ट पढ़ना चाहते हैं। आरटीआई एक्ट बीएनएस का बहुत तगड़ा टॉपिक है। आरटीआई एक्ट कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बताओ एक बार। आरटीआई एक्ट कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक बार बताइए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु वांट टू, हु विलिंग टू, विश टू स्टडी अबाउट आरटीआई एक्ट। सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते भाई। आरटीआई एक्ट कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, जो बच्चे लेट आ रहे हैं, लेट किस वजह से हुए बताएंगे एक बार। काफी बच्चे लेट आए हैं, क्या क्या हो गया था, लेट कैसे हो गए थे। बहुत बढ़िया, एक बच्चा आया, एक अन्य अध्यापक किसी क्लास में लेके जाने के लिए बोल रहा है। बेटा उस क्लास में क्या ही सीखोगे तुम, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। खैर देखो, बात को समझना, 2.31 लाख करोड़ की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था 2014-15 से 5 साल तक की अवधि में इसमें रखाया गया था। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है शिक्षा का अधिकार, करेक्ट आंसर इसमें था। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति, जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इसको कब अनाउंस करने की बात की गई थी। इसको कब अनाउंस करने की बात की गई थी, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें, इसके बारे में बताना। देखो 4% हमें क्या चाहिए था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है चलो, 4% हमें पर ईयर, 4% पर ईयर डेवलपमेंट करना था हमें, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना था, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करना था, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करना था। 4% पर ईयर डेवलपमेंट करना था एग्रीकल्चर का। यह आपका कब हुआ इस बारे में बताइए। सर ये सन 2000 में आपको देखने को मिल जाएगा, सन 2000 में देखने को मिलेगा, जिस डेवलपमेंट की यहां पर चर्चा की गई थी, सन 2000 में देखने को मिलेगा। आगे हम बात करें, नमस्ते भाई नमस्ते। 1947 से लेकर 1951 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र में सबसे धीमी वृद्धि देखी गई है। सबसे जो धीमी वृद्धि हुई है वो किस क्षेत्र में हुई है। मतलब अगर मैं बात बताऊं, ये बहुत जरूरी सेक्टर है, बट इसके अंदर धीमी वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए। जिक्र होता है, जिक्रा नहीं होता। असम होता है, आसाम नहीं होता। एक बच्चा कह रहा है, सुन भाई सुन, डट जाए एक बार, मारे यहां जिक्रा ही क्या कर रहे हैं। मैं भाई थाने हिंदी को नहीं पढ़ा रहा, हिंदी पढ़ाने लग रहा होता तो ता करके मैं बोलता सही। मारे यहां न्यू बोलिया कर रहे हैं, जिक्रा किस बात का लाग रहा है, न्यू बोलिया कर रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे यहाँ जो न्यू बोला जाए, जैसे तुम बोलते होगे किवाड़ बोलते होगे तुम, हम कुआड़ बोले हैं।
ठीक है, हम किवाड़ को नहीं बोलते, क्वाड बोलिया कर रहे हैं। उड़े देखो तुम, अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बट बेटा ये तो बहुत बड़ा है, इंफ्रा तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो 1947 से 91 की अवधि के दौरान सबसे धीमी वृद्धि है सर, वो एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर में है, क्योंकि हम इससे जीडीपी का जो हिस्सा है वो घटाते जा रहे हैं पर ईयर। तो इसमें अबे सर्विस सेक्टर में तो बहुत वृद्धि हुई है यार, खुद सोचो। सर्विस सेक्टर में कल तुम्हारे यहां मेरे घर के आगे पहले बिजली नहीं थी, मेरे घर के आगे बस नहीं निकलती, आज घर के आगे बस भी निकलती है, बिजली भी है, तो वो तो समझो सर्विस सेक्टर तो बहुत बड़ा है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? Which of the following indicators is not included in the multi-dimensional poverty index? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या चीज ऐसी है जो शामिल नहीं है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इसके अंदर मंथली पर कैपिटा इनकम जो आपको देखने को मिलती है, मंथली पर कैपिटा सॉरी इनकम नहीं, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है, मासिक प्रति व्यक्ति जो व्यय है, यह आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर एमपीआई के अंदर शामिल नहीं होता। एमपीआई के अंदर यह शामिल नहीं होता। एमपीआई के अंदर जो चीजें शामिल होती हैं उसके बारे में समझना, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर आपकी होती है, स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर आपको देखने को मिलता है, जीवन स्तर यानी जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये चीज इसमें शामिल होती है। अब तुम खुद समझ लीजिए, क्या यह किसी भी तरीके से स्वास्थ्य पर आपका प्रभाव डालेगा? नहीं सर, यस, किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो बगैर परेशानी के इसके बारे में भी आप याद रखना। और याद रखना, पहला एमपीआई कब जारी किया गया था? एमपीआई जारी कौन करता है? एमपीआई नीति आयोग जारी करता है, इसको नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग द्वारा यह जारी होता है। और यह हुआ था, पहला हुआ था 2021 में जारी, पहला 2021 में आपका जारी हुआ था। मैं तो इतना ही बता पाऊंगा। लीजिए अगला सवाल है, भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति ढांचा एमपीएफए पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ये कब कहा गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो अब आरबीआई बनाएगा? पहले ये भारत सरकार बनाती थी, मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क होता है वो पहले कौन बनाती थी सर? वो काम जो करता था पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता था, अब उसको भी आरबीआई करता है। मॉनेटरी पॉलिसीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आरबीआई करता है। फटाफट बताओ बगैर परेशानी के। पहले क्या होता था बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी को सरकार के लोग बना के आरबीआई को सौंपते थे, आरबीआई उस पर काम करता था। अगर मैं आपसे पूछूं आज की डेट में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, बताओ? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति क्या होती है बेटा? मौद्रिक नीति वो आपकी होती है जो आपके सारे के सारे एग्रीमेंट्स बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है आपकी जिसके द्वारा बनाया जाता है आपका रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इस तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। जय महिष्मती, ठीक है, मिर्जापुर से। तो अब इसमें समझना, जो 20 फरवरी 2015 है, इस दिन तो हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है वो आरबीआई नहीं बनाता, वो मॉनेटरी काउंसिल बनाती है, एमपीसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल बनाई जाती है, मॉनेटरी मौद्रिक नीति परिषद बनाई जाती है जो 2016 में बनाई गई थी। इसके अंदर सदस्य होते हैं 6 मेंबर, इसके अंदर देखने को मिलते हैं 6 सदस्य होते हैं जो मिलकर एमपीसी, मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हैं, जो आरबीआई के अधीन काम करते हैं। इस बारे में थोड़ा सा याद रखना। इससे क्या हुआ सर? गरीबी इससे रुकी है, इससे सुधार आया है गरीबी में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम अगले सवाल पे बात करते हैं। 2014 में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति क्या थी, बताएं? व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन 2014 अमंग द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड? वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपको इंडिया देखने को मिल रहा है, लेकिन उस समय हम किस लेवल पर थे, बताओ? देखो याद रखना, 2014 को आज से कंपेयर करने वाले सवाल यूपी के एग्जाम में बहुत ज्यादा आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यूपी गवर्नमेंट बीजेपी है, सेंटर गवर्नमेंट भी बीजेपी है, तो जो सेंटर स्कीम्स आएंगी वो बीजेपी इंपैरेटिव ही आएंगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको यहां देखने को मिल जाएगा। 7th लार्जेस्ट आपको देखने को मिलती है, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है, जो आपको देखने को मिलती है इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड के अंदर आपको यह देखने को मिल रही है। इस बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, बगैर परेशानी के इसके बारे में चर्चा करना। फटाफट बताइए, आगे अगले सवाल की तरफ चले। हाँ, अब वर्तमान में कितनी मैं बता चुका, वर्तमान में हम फोर्थ इकोनॉमी हो गए थे, अभी 4th इकोनॉमी आपके हो गए हैं, इकोनॉमी हम हो गए, चौथे नंबर की इकोनॉमी हम हो गए इंटरनेशनली। वर्तमान में हम 4th इकोनॉमी हो चुके हैं इंटरनेशनली, ठीक है, याद रखना।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं। बताइए। पूछा गया है कि आपसे पूछा गया था विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक और व्यापार सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजना के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थी के लिए पात्रता मापदंड क्या था। आपका एक स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पूछा गया था कि जिसके अंदर 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से नीचे और 5 लाख से ऊपर का जो बिजनेस करने के लिए जो व्यक्ति होना चाहिए था वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए था, इस बारे में पूछा गया था। तो कितना पढ़ा लिखा वो व्यक्ति होना चाहिए था उसके बारे में बताइए। सर कहा गया था ये व्यक्ति 8वीं पास होना चाहिए था, मिनिमम 8वीं पास होता तो बात बन जाती। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, ठीक बात है। चलो, हमने बहुत बढ़िया तरीके से 200 का आंकड़ा छुआ, ठीक है। और हमने सवाल कितने करें, हमने 19 सवाल कर लिए हैं। ये 20वें नंबर का सवाल है। बताइए, सार्क देशों की एक मुक्त व्यापार सुरक्षा व्यवस्था दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार जो साफ्ता है, साफ्ता किस वर्ष में आपको देखने को मिलेगी, साफ्ता के बारे में मुझे बताना, ये कब लागू हुआ था, ठीक है। और बगैर परेशानी के इसके बारे में थोड़ी सी आप चर्चा कर देंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सार्क दक्षिणेश बोला जाता है, दक्षिणेश बोला जाता है ना। ये कब बना था इसके बारे में बताना। साफ्ता जो होता है यह इस्लामाबाद वार्ता का, इस्लामाबाद वार्ता का आउटपुट था। इस्लामाबाद वार्ता का आउटपुट था। इस्लामाबाद वार्ता का आउटपुट आपको ये देखने को मिलता है। इस्लामाबाद वार्ता का आउटपुट था ये। और ये इस्लामाबाद वार्ता आपको 2004 में आपको देखने को मिली थी। तो पूछा जाएगा साफ्ता किस वर्ष बना है। साफ्ता 2006 में बना है। सार्क कब बना है वो बताइए। जब तक आप सार्क के बारे में बताते हैं तब तक मैं कुछ चीजों का डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो एक बात समझना, अभी मुझे ये बताना क्यों पड़ रहा है, बच्चों की संख्या थोड़ी कम है आज, ठीक है। जो पीछे कुछ दिनों से गिरती जा रही है। मुझे नहीं पता ऐसा किस कारण से हो रहा है, लेकिन मुझसे फेक चीजें नहीं हो पाती, इस वजह से शायद ये हो रहा होगा। मैं रोज रोज ये बात कह के आपको पकाना भी नहीं चाहता। बहुत सरल तरीके से बहुत सादा जीवन जीता हूँ। हमारा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी धीरे धीरे लोग हटते जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग हटते जा रहे हैं, कुछ इधर से उधर चीजें होती जा रही हैं, उसमें भी हमें नहीं पता कि क्या समस्या हो रही है, ठीक है। 1985 में बना था सार्क, आपका दक्षिणेश है, ठीक है। कुछ परेशानियां वहां पे भी चल रही हैं, ठीक है। हो रहा है, कराया जा रहा है। मेरी हर क्लास में इशू आते हैं, जैसे आज की जो क्लास है वो भी मैं 8 बजे लेने वाला था, बट किन्हीं कारणों से नहीं ले पाया। कुछ परेशानी हो गई, नहीं ले पाया, दिक्कतें हो गई। तो इन सभी चीजों का आउटपुट तो कुल मिला के मैंने तो यही निकाला कि भाई जीवन है, परेशानियां तो आनी जानी लगी रहेंगी। अब जैसे एक बच्चा है नेहा सक्सेना, मुझे तो नींद लग रही है, बेटा आप सो जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो तो कुछ दिक्कतें हैं, खैर छोड़िए उन दिक्कतों को, छोड़ो। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो मेरे छात्र हैं, जो मुझसे पढ़े हैं, उन्हें पता है मैं कैसा हूं, और मेरे लिए वो लड़के बराबर लगे रहेंगे, ठीक है। खतरनाक क्वेश्चंस की वजह से बच्चे भाग जाते हैं। इसके देखो, क्वेश्चन सरल लाके मैं आपका भविष्य तो अंधकार में नहीं ढकेल सकता। सवाल क्वेश्चन लाके आप तो खुश हो जाओगे, लेकिन अगर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे तो खुश होने का क्या मतलब। भगवान को कल को जाके मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा कि हाँ भगवान, बच्चे तो मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे, बट मैंने ही उनको अपने व्यूज के चक्कर में कम पढ़ाया। लाइफ इज ए साइन ग्राफ, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी रेयर पॉइंट कि लाइफ इज ए साइन ग्राफ, तो उतार चढ़ाव लगा रहेगा। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं चाहता हूं कि इस उतार चढ़ाव में आप मेरे समर्थन में हमेशा रहें। इस उतार चढ़ाव में आप मेरे समर्थन में रहेंगे तो चीजें अच्छी अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा, एक और चीज यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ना कल एक बहुत अच्छा इवेंट रखा है, ठीक है। इवेंट रखा है, यह यूपीएसआई के लिए है वैसे तो, लेकिन कांस्टेबल वाले भी सारे बच्चे इसके अंदर ज्वाइन जरूर करेंगे। तो यहाँ जो बच्चों के 55 लाइक हैं, ये वो बच्चे हैं, हाँ भाई ठीक है, सर के लिए कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ तो किया जाए। बाकी के जो लोग हैं, जैसे आप सभी लोग हैं, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बेटा एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, अगर मैं किसी चीज के लिए कह रहा हूं ना कि वो जरूरी है, तो वो जरूरी ही होगी। मैं फालतू में कोई, ना तो मैं जवान चलाता फालतू में, ना कुछ और करता, ना बिल्कुल भी ना। परेशानी चाहे लाखों आए, मैं पथ से ना घबराऊंगा, मार्ग बनाता जाऊंगा, अपनों को साथ में लाऊंगा, जिसे आप लोग, बस आप लोग समर्थन में रहेंगे इतना पर्याप्त है। मेरी मेरी जरूरत है काम है, इसलिए मेरे जमीर में दम, मुझे फेक नहीं कराना पड़ा। कमाल की बात है, जो आप देखते हो ना कि 500, 1000, 2000, 3000 लाइक,
कुछ चैन लोगों को छोड़कर बाकी जगह वो फेक ही होते हैं मेजरली। ठीक है, चलो। और दूसरा, इसमें मैं क्या क्या डिक्लेयर करने वाला हूं वो अभी बता दूं। अगर थंबनेल पे मैंने लिखा है ना कि नोट्स मिलेंगे तो मिलेंगे, लिखा है प्रैक्टिस होगी तो होगी, स्ट्रेटेजी हुए हुए है तो है, फेक नहीं है कुछ भी बेटा, याद रखना इस बात को। दूसरा पॉइंट ये है बच्चा कि साथ ही साथ इसके अंदर जो भी स्ट्रेटेजिकली कोई भी मैं वीडियो डाल रहा हूं या कुछ भी डाल रहा हूं वो बिल्कुल सटीक है। ठीक है, हर एक चीज पे आप पीछे आप काम देख सकते हैं किस तरीके का हुआ है, बहुत बेहतरीन। प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, ये भी आपके लिए सटीक है, इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना, ये बड़ी बढ़िया प्लेलिस्ट है आपकी। ठीक है, बढ़िया तरीके से रखना चीजों को। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो जी, अगला सवाल ये रहा जी आपके समक्ष। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का औपचारिक रूप के लिए मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की स्थापना की गई। एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं? ये तो हलवा सवाल हो जाएगा आपके लिए, ये तो हलवा सवाल हो जाएगा। अंकुश शर्मा, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम। फटाफट बताइए। फटाफट बताओ। अगर हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर होगा 6। बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में ही, मैंने आपको बताया था, एक दो क्वेश्चन पीछे गया है, इधर 6 सदस्य। ठीक है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मौद्रिक नीति ढांचे के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की ओर ले जाया गया और नीति दर निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन किया गया था? तो यह गठन कब किया गया था बताइए, फटाफट बताओ, यह कब किया गया है? ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो, बात को समझते हैं यार, सीधा है, मतलब मैं पूरे क्वेश्चन को मैं भूल गया, मैं पूरे क्वेश्चन को देख ही नहीं रहा, आंख मीच ली, मैं बस लास्ट की एक लाइन पढ़ूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सेटिंग द पॉलिसी रेटेड इन विच ईयर? 2016। बात खत्म हुई, बात खत्म हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा। द तेंदुलकर कमेटी रिवाइज इंडिया मेथोडोलॉजी फॉर मीजरिंग पॉवर्टी एज पर द तेंदुलकर कमेटी विच सेरिटोरियन इज कंसीडर्ड टू मीजर द पॉवर्टी। तेंदुलकर समिति ने गरीबी मापने के लिए भारत की पद्धति को संशोधित किया। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी को मापने के लिए किस मानदंड पर विचार किया गया है? जो तेंदुलकर समिति है इसने किस चीज के ऊपर ध्यान दिया है? फटाफट बताओ। ठीक है, फटाफट, बढ़िया सवाल है। मुझे याद है 816, 1000, 816 और 1000। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं पूरा। तेंदुलकर समिति कब बनी है? 2005 में। और यह अपनी रिपोर्ट कब लेकर आती है? 2009 में इसकी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आई है 2009 में तेंदुलकर समिति की। और यह कहती है कि 2010 और 2011 में जो ऐसे व्यक्ति होंगे 816 रुपए कमाएंगे, ग्राम में रहते हैं, वो गरीब हैं। ठीक है, याद रखना। और जो 1000 रुपए कमाएंगे वो शहर में रहते हैं, वो भी गरीब है, याद रखना। 816 और 1000, फटाफट नोट करिए। क्लियर है? जी हाँ। एक बच्चा कह रहा है ए और डी का यूज किया था, उपभोग। अब कंजप्शन कहां किया है? इनकम मेथड यूज किया है। कैलोरी इनटेक तो आज की डेट में जो वर्ल्ड बैंक है वो कैलोरी इनटेक यूज करता है, या तो $2 कमाए दिन के, या फिर वो कैलोरी इनटेक अपना 2000 से ज्यादा रखे। करेक्ट आंसर होगा इनकम के बेसिस पर। 2005 में गठित हुई है, 2009 में रिपोर्ट आई है, 10-11 के ऊपर इन्होंने डेटा दिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेटा फ्रॉम 1950 टू 2014-15 विच लैंड यूज कैटेगरी इन इंडिया हैज शोन डिक्लाइन ट्रेंड? किस भूमि उपयोग श्रेणी में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है? यानी कौन सी ऐसी चीज रही जिसमें बराबर आपको गिरावट देखने को मिली है? आपका इको का बैच कहां मिलेगा बेटा? मेरे सारा ही बैच जो है एक ही बैच है, तथास्तु बैच। मैं किसी अन्य बैच में नहीं होता, मैं तथास्तु बैच में ही होता हूं। एक ही बैच है, तथास्तु। इसके बारे में बताइए। करेक्ट आंसर है बैरन एंड वेस्टलैंड। बंजर और बेकार भूमि ऐसी है जिसकी गिरावट देखी गई है कि ये बहुत कम यूज हो रही है। अच्छा, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज थे, बिल्डिंगें बन गई हैं। फॉरेस्ट एरिया ठीक ठाक बढ़ गया है, या फिर ये कटार होकर इसमें भी बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है। नॉर्थ शोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये बिल्कुल स्थायी है, ये बिल्कुल स्थायी है। ठीक है, याद रखना।
बैरन एंड वेस्टलैंड है जो इसके ऊपर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। औपनिवेशिक काल के दौरान सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? औपनिवेशिक काल के दौरान यह कितनी थी आपको जो देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो मुझे याद है 1947 से पहले AB07 बिफोर 1947 से पहले बिफोर 1947 बिफोर 1947 यानी कि 1947 से पहले जो हमें देखने को मिलता था कि भैया जो भी आपकी कृषि प्रधानता आपको यहां देखने को मिलती थी, क्या देखने को मिलती? कृषि प्रधानता, ठीक है। चलो, कृषि प्रधानता आपको देखने को मिलती थी, तो लगभग 70 से 75% जो जनसंख्या थी हमारी वो किस में लगी हुई थी सर? वो एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, यानी प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी, ठीक है, याद रखना। और बचा हुआ जो लगभग लगभग 15 से और 20 पोर्शन आपको जो देखने को मिलता था वो लगा हुआ था हमारा किसमें? कॉलोनियल पीरियड का मतलब है जो ब्रिटिशर्स अपने इधर थे, तो 15 से 20% लगा हुआ था सर्विस में, बचा हुआ जो 10% हिस्सा था वो मैन्युफैक्चरिंग में था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवार स्वरोजगारियों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से गरीबी रेखा के ऊपर लाना था। यह आपका जो शुरू किया गया था इसका काम क्या था? फटाफट बताइए। देखो अगर मैं करेक्ट बात करता हूं सर ये 1999 में शुरू की गई थी, इसमें इतना महालल्लू सा पॉइंट पूछा गया था और सवाल का लेवल देख रहे हो, मतलब इतनी सारी बातें सिर्फ ये कहने के लिए कि आपकी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। सवाल अगर आप पढ़ना सीख जाओगे तो आधे आंसर तो वही निकाल दोगे, ठीक है, याद रखना। मुझे डिपार्टमेंट एक ये बता दो कि किस मिनिस्ट्री के अधीन थी? कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री ने निकाली है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था ये मिनिस्ट्री? सर ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन था, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन था, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन यह देखने को मिला था, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन था, मंत्रालय, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन देखने को मिलता है, हाँ देखने को मिलता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन, ठीक है, याद रखना। दूसरा है अगला सवाल, सवाल नंबर आपको देखने को मिलता है 27, पूछा है स्वरोजगार सृजन बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में फोकस बन गया किस पंचवर्षीय योजना के एकीकृत ग्रामीण विकास IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत करी थी? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत आपकी कब से होती है, फटाफट बताइए। मैं एक हिंट दे सकता हूं इसमें, मैं इसमें एक हिंट दे सकता हूं। हिंट क्या है? हिंट यह है इंदिरा गांधी ने इसको शुरू किया था। पॉइंट यह भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 2 अक्टूबर 1980 में इसको शुरू किया गया है, बताइए 2 अक्टूबर 1980 में शुरू किया गया है, बताओ पंचवर्षीय योजना कौन सी आपको देखने को मिल जाएगी? फटाफट बिना किसी परेशानी के बारे में इसमें बताना। ठीक है, बाद में IRDP के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिले हैं, चेंजेस में हुए थे 1999 में, आगे चलकर 2014 में यही नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया था, NREP आपके बाद में बन गया था, बाद में यही आपका NREP बन गया है, नहीं LM था, NRLM लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बना था, ये याद आया मुझे, NRLM आपको देखने को मिला था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आपका बना था। करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा, छठवीं पंचवर्षीय योजना थी, थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे, छठवीं पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिली थी, 6th 5 ईयर प्लान है, 6th 5 ईयर प्लान का जो हिसाब किताब है 80 से 85 तक देखने को मिला था, तो मेरे ख्याल से इतनी बुद्धि तो आप लगा सकते थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए फटाफट से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिमिनेशन एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज नेशनल्स पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इज करेक्ट? औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही देखने को मिल जाएगा, बताओ बताइए। स्टेटमेंट पूछे गए, कौन से स्टेटमेंट सही है बात करते हैं, देखते हैं जी। औपनिवेशिक सरकार ने हर साल ईमानदारी से भारत की राष्ट्रीय
क्या ईमानदारी से, दोबारा बताना, ईमानदारी से, अरे काट दो इसको। औपनिवेशिक कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटेन गवर्नमेंट, ये हमारे लिए ईमानदारी से काम क्यों करेगी? ठीक है, चलिए दूसरा, औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया। करेक्ट, कभी नहीं किया, एकदम हराम थे एकदम। फटाफट याद रखना, कनिकम्मा भाई साहब। आगे बढ़ो, अगला सवाल ये रहा, किस संगठन ने मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करना शीर्षक वाली रणनीतिक रिपोर्ट जारी की, जो भारत के विकास में उनकी भूमिका पर जोर देती है? Which organization unveiled a strategical report titled as Designing a Policy for Medium Enterprises? ये किसके द्वारा किया जाता है? मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट बताओ। देखो मतलब एक जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने पिताजी के सपनों को जरूर पूरा करें। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज पापा का फोन आया मुझे, सुबह के टाइम आया था। ठीक है, तो पापा ने कहा कि अरे हाँ भाई कहाँ है? अच्छा, हम और हमारे पापा ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब मुश्किल से मुश्किल हमारी कभी कभी बात होती है, बहुत रेयर बात होती है मेरी और पापा की। और ऐसे फोन आया, मैं क्या नमस्ते पापा, नमस्ते। कि मैं फिर कहाँ है? मैं क्लास लेने के लिए शुरू करने वाला हूँ, तथास्तु वाली सीरीज से जस्ट पहले आया था 2 मिनट पहले। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मैं कुछ ना पापा, बस बैठा था। मैं आप ऑफिस पहुंच गए? क्या हाँ भाई पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे, उन्होंने काम बोला था कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं कुछ भेजने थे कहीं। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं चलो ठीक है मैं भिजवाता हूँ। तो वो मैंने भिजवाए, तो मुझे बढ़िया लगा। उसके बाद मुझे फील हुआ, मैं यार ले कुछ तो मैंने काम करा, पापा के में कुछ तो काम आया। तो उसके बाद मैंने एक लाइन पढ़ ली कि पिता किस उम्र तक कमाएगा ये बेटे की उम्र नहीं, बेटे की नीयत पे निर्भर। याद रखना, करेक्ट आंसर इसका नीति आयोग है बेटा। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो काम करते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो काम करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं रोल इन इंडिया में डेवलपमेंट में, तो वो नीति आयोग ही करते हैं। याद रखना, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल रहा ये, बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की काम करने के इच्छुक लोगों को नौकरी प्रदान करने में असमर्थता को दर्शाती है। भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस कौन सा संगठन आयोजित करता है? पीएलएफएस जो आपको देखने को मिलता है, यह कौन सा संगठन आपका रखता है? पीएलएफएस आपको जो देखने को मिलता है, किस संगठन में आपको देखने को मिलता है? ठीक है, करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं सर, ये एनएसओ है जो कि हमारे यहाँ पीएलएफएस जो पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को मेंटेन करता है, इसकी वर्किंग को कंडक्शन कराता है। ये एनएसओ आपको देखने को मिलता है, 2019 में बना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत सरकार के द्वारा बेहतर वित्त पोषण पहुंच के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत किया गया है? कौन सा ऐसा कार्य आपको देखने को मिलता है? सर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, कौन सा ऐसा सेक्टर है विच हैज बीन क्लासिफाइड फॉर एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इंप्रूव्ड फाइनेंसिंग एक्सेस? अच्छे प्रकार से लोगों के पास तक पैसा पहुंचाने के लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस चीज को यहां पर डेवलप किया गया है? इसके बारे में बताइए, क्या चीज है? सर, अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा बेहतर वित्त पोषण पहुंच के लिए बुनियादी ढांचे को वर्गीकृत किया गया? वेयर हाउसिंग को किया गया। बेहतर चीजों को करने के लिए वेयर हाउसिंग को किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, फटाफट इसके बारे में याद रखना। इसके लिए एक सोसाइटी भी देखने को मिलती है, WDRA, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी भी आपको देखने को मिलती है। टैरिफ सुधार व्यापार के उदारीकरण के लिए केंद्रीय था। 1991 के बाद आयात शुल्क का क्या हुआ? बताइए। 1991 के बाद आयात शुल्क का क्या हुआ? इसके बारे में चर्चा करिए और बताइए क्या होता है। सर, जो आयात शुल्क आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ही लिबरलाइजेशन लगता है, आयात शुल्क का मतलब क्या होता है? हम यहां पर उदारीकृत हो गए हैं, मतलब हम चाहते हैं कि विदेशी लोग हमारे यहां पैसा भेजें, मतलब पैसा भेजें, सामान भेजें, कुछ भी भेजें, वो भेजें। ठीक है, याद रखना। तो अगर हम बात करते हैं कि आपसे एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया कि हम चाहते हैं कि विदेशी चीजें भारत में आए, उसके लिए हमने विदेशी चीजों पे खुली छूट डाल दी कि खुली छूट है आप लोगों के लिए, आप आइए खुल के खेलिए। तो उस चीज को अगर हम देखते हैं कि टैरिफ रिफॉर्म, उसको सेंट्रल रखा जाता है, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड शुरू होती है। व्हाट हैपेंड टू द इंपोर्ट टैरिफ आफ्टर 1991?
जो 1991 के बाद जो इंपोर्ट टैरिफ से उनमें क्या हुआ सर, इंपोर्ट टैरिफ ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगे, धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि लिबरलाइजेशन का मतलब यही है, टैरिफ को कम किया जाए ताकि देश व्यापार कर पाए, पैसा कम होगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने और उनको नियमित मासिक वेतन या न्यूनतम वेतन से अधिक वाली नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? इसमें यानी लोगों के जो भी ऐसे लोग हैं उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए यह काम किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना। हिंट दे देता हूं, 25 सितंबर 2014 में शुरू हुई है, 25 सितंबर 2014 में शुरू होती है, 25 सितंबर 2014 में यह शुरू होती है, 2014 में शुरू आपकी यह होती है, तो इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करिए। यह कब होती है सर? यह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आपको ये देखने को मिलती है, तो यहां पर आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, उदारीकरण के बाद भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा? उदारीकरण के बाद भारतीय विनिर्माण सेक्टर को, जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको किस चीज का यहां पर नुकसान हुआ है, इसके बारे में बताइए फटाफट से। अगर हम बात करते हैं सर, जो सब सस्ते आयात से बढ़ती स्पर्धा, देखो हुआ क्या कि जैसे ही हमने ये खोल दिया कि हमारे देश में इंपोर्ट हो सकता है, तो उसके बाद क्या इश्यूज आए हैं। चाइना से सस्ता सामान, जैसे मैं बहुत ही प्राइम एग्जांपल बताता हूं, जो मेरे हाथ में ये सामान है, दिस इज जापानीज प्रोडक्ट। अब ये मैं इंडिया की कंपनी का जब खरीदने जाता हूं तो ये 7,000 का आता है, इंडिया की कंपनी का। अभी जो मेरे हाथ में 400 रुपए का है, सेम प्रोडक्ट इंडिया से अगर मैं खरीद रहा हूं तो 7,000 का है, और अगर मैं जापानीज कंपनी का खरीद रहा हूं 400 रुपए का। इस तरीके की अगर मैं चाइनीज का खरीद रहा होता तो हो सकता है 200 रुपए का मिल जाता। तो ये जितना भी ऐसी चीजें हुई हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स, सस्ते आयात से बढ़ी प्रतिस्पर्धा। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये जो बोर्ड है सर, ये बोर्ड भी आपको मेड इन मलेशिया है, ये भी मलेशिया इसका मेड है। इंडिया का बोर्ड खरीदने के लिए जाऊंगा तो बहुत रुपए लग जाएंगे। ठीक है, नोट करिए, इसके बारे में भी समझिएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल क्या कहता है बताइए। 1991 के आर्थिक सुधारों के भाग के रूप में भारत में शुरू किया गया एक प्रमुख राजकोषीय सुधार निम्नलिखित में से कौन सा था, इस बारे में बताइए। जो प्रमुख सुधार था वह आपको कौन सा देखने को मिला था, फटाफट बताओ, जो मेजर इंपैक्ट आपको देखने को मिला था। सवाल कैसे हैं बाबू, बता दो वैसे में। इसके अंदर एमवेट आपको देखने को मिला था, इसमें एमवेट आपको देखने को मिला था। 1991 के बाद एक एमवेट भी आपको देखने को मिला था। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेस आपको देखने को मिले थे। जीएसटी 2016 में आपको देखने को मिला है। प्रॉपर्टी टैक्स कभी खत्म नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफआरबीएम ये 1999 में हुआ है। ठीक है, तो 2016 में ये हुआ है, 1999 में हुआ, तो संशोधित मूल्य वर्धित कर ही आपको यहाँ देखने को मिले, केवल संशोधित मूल्य वर्धित कर ही आपको देखने को मिला है। ठीक है, याद रखना, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा याद रखना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 36वें नंबर का सवाल आपके सामने फेंक के मैंने मारा है, 36वें नंबर का सवाल है, तो इस बारे में आप फटाफट से बताना कि क्या चीजें आपको कैसे देखने को मिली हैं। किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समिति पीएसीएस को डिजिटलाइज करना था? पीएसीएस को डिजिटलाइज करने का जो प्रावधान है वह किस प्रकार से शुरू किया गया है? पीएसीएस को डिजिटलाइज करने का प्रावधान कैसे शुरू किया गया है, फटाफट बताओ। पीएससीएस को डिजिटलाइज करने का प्रावधान है, यह किस प्रकार से शुरू किया गया है, इसके बारे में तगड़े तरीके से बताएंगे। यार सीधा था, डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट था, इसमें कुछ था ही नहीं। वैश्वीकरण ने प्रौद्योगिकी की सीमा पर पार प्रवाह का बढ़ाया है। वैश्विकता के स्तर पर यह किस प्रकार से आप देखेंगे? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को निम्नलिखित में से कौन सी नीति प्रोत्साहित करती है? कौन सी ऐसी नीति है जो इसको प्रोत्साहित करती है, फटाफट बताइए। सर ऑटोमेटिक रूट फॉर एफडीआई, एफडीआई के लिए स्वचालित मार्ग की शुरुआत की जाती है, जिसकी वजह से नीति प्रोत्साहन बनता है और हमारे यहाँ एनकरेजमेंट मिलता है ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ बहुत बढ़ जाती है, इसी वजह से बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, ग्रामीण शिक्षा पर खराब बुनियादी ढांचे का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? व्हाट इज द मोस्ट डायरेक्ट इंपैक्ट फॉर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रूरल एजुकेशन, बताइए।
ऑन रूरल एजुकेशन आपको कहां देखने को मिला है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। रूरल एजुकेशन के लिए कहां आपको देखने को मिला है? सर इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा हाई स्टूडेंट एब्सेंटिज्म, छात्रों की अधिक अनुपस्थिति। जो हाई स्टूडेंट एब्सेंटिज्म है, छात्रों की अधिक अनुपस्थिति है, वही आपको यहां देखने को मिला है। अगला सवाल ये रहा, 39वां क्वेश्चन है, 39वें नंबर का क्वेश्चन है। अब बताइएगा, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य होता है, रोजगार इसके अंदर शामिल नहीं है। एमपीआई में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो शामिल नहीं है, इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पीछे सवाल आया था, मैंने तभी बता दिया था, इसमें ये शामिल नहीं है। ठीक है, चलो। और ये रहा आपकी आज की क्लास का लास्ट सवाल है, मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सीधे तौर पर शामिल नहीं होता? एचडीआई में कौन सी ऐसी चीजें जो सीधे तौर पर शामिल नहीं होती? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शामिल नहीं होता, मीन स्कूल ऑफ एजुकेशन शामिल होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा शामिल होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये भी शामिल होती है, बट ये शामिल नहीं होता। लास्ट सवाल ये रहा, भोजन हुआ है? सुबह से नहीं हुआ है भाई। ये लीजिए अगला सवाल, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किसके तहत एक प्रमुख उप योजना है? बताना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किसके अधीन आती है? आज की क्लास में इतनी ही रख रहा हूं, ठीक है। और इसके पीछे का कारण है कि मैं कुछ चीजें आपके लिए करना चाह रहा हूं। दो बातें मैं बताऊंगा, जिसको जाना है आराम से जा सकता है, सवाल बहुत अच्छे हैं, आगे भी सवाल अच्छे ही आएंगे। दो तीन चीजों पे मैं चर्चा करना चाहता हूं, थोड़ा समझ लेना, सिर्फ दो बात। अच्छा, क्वेश्चन आगे के लिए भी छोड़ दिए हैं, होमवर्क के लिए छोड़ दिए, आज सारी पीडीएफ डल जाएंगे, आज सारी पीडीएफ डल जाएंगे। समझना एक चीज, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। ये वाली क्लास लाइव चल रही है, जहां ये क्लास लाइव चल रही है यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है, आप इस ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें वो सभी छात्र शामिल हो जाइए जो इस बार यूपीएसआई की और यूपी पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं, केवल वही छात्र, उसके अलावा कोई नहीं। आप सभी छात्रों की विशेष जरूरत है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसका आंसर घर से जरूर दे देना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।